हाँ, राम राम, नमस्कार। अपना हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है समास। समास इसकी 3 वीडियो पीछे हो गई थी। आज चौथी वीडियो में समास का पार्ट नंबर 4। प्रत्येक एक वीडियो में पीछे मैंने 3 समास के भेद डाल दिए हैं। किसी भी कंपटीशन में हिंदी का जहाँ पर नाम आता है सिलेबस में, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और 2-3-4 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। समास मैं पीछे बता चुका हूं। समास कहते किसे हैं? जब 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं, और 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो तीसरा नया पद बनता है, उस नए पद को सामासिक पद कहते हैं। और जो 2 शब्द मिलते हैं उनमें पूर्व वाले शब्द को पूर्व पद और दूसरे वाले शब्द को ये उत्तर पद। ठीक है, तो पद प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के हो गए। अब ये पद प्रधानता क्या है? जब जो तीसरा पद बनता है, पहला पद और दूसरा पद मिलने से जो तीसरा पद बनता है, उसका अर्थ निकालते समय कई बार पहले पद का ज्यादा योगदान होता है अर्थ निकालते समय, तो उसको पूर्व पद प्रधान कहते हैं। इसी प्रकार से कई बार दूसरे पद का ज्यादा योगदान होता है, उसको उत्तर पद प्रधान समास कहते हैं। तो ये पद प्रधानता का ये मतलब है। द्विगु समास बड़ा आसान है। द्विगु समास इसकी 2 बातें हैं। एक नंबर तो पहला पद संख्यावाची होता हमेशा। इसका पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है। इसकी पहली विशेषता, पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है। दूसरी विशेषता इसकी संपूर्ण पद किसी समूह का बोध कराता है। समूह का बोध कराता है, यानी सारा जो पद है ना वो किसी समूह, शताब्दी, ग्रुप का बोध कराता है, संपूर्ण पद। तीसरी देखो, जैसे यहां पर दोपहर के बाद का समय, तो दो का बोध कराया। 2 विशेषता मैंने इसकी। पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है। द्विगु समास ऐसे पद जिनमें पहला पद कोई संख्यावाची पद न हो, द्विगु समास हो ही नहीं सकता। द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है। दूसरा, दोनों पद मिलने से जो समस्त पद बनता है वो समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। द्विगु समास के अंदर संपूर्ण पद किसी समूह का बोध कराता है। तीसरी इसकी विशेषता, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर या दूसरा पद प्रधान होता है। तो द्विगु समास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है। फिर संपूर्ण पद का जब हम अर्थ निकालते हैं तो किसी न किसी समूह का बोध कराता है। दूसरा पद प्रधान होता है। ये 3 बातें होती हैं। अब देखो इसके उदाहरण। दोपहर, दोपहर, दोपहर का समय, 2 पैरों का समय। दुनाली, दू यहां पर संख्यावाची है। 2 नाल वाली, दुनाली। सडानन, सट जोड़ आनन, इसकी संधि है। सट आननों का समूह है। आननों का, सट आननों का समूह है। नवरात्रि का समूह, नवरात्रियों का समूह, नवरात्र, 9 का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तो सारा पद किसी समूह का बोध कराता है। इसी प्रकार से तिराह, 3 राहों का समूह, 3 राहों का मिलन। एकांकी, 1 अंक का समूह। इकट्ठा, यह भी समूह का बोध कराता है। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, यह भी समूह का बोध कराता है। तो द्विगु समास बहुत आसान है। पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है। संपूर्ण पद किसी समूह का बोध कराता है।
संपूर्ण पद किसे कहते हैं? जो दो पद मिलने से अन्य जो सामासिक पद बनता है उसको ही संपूर्ण पद कहते हैं। जैसे यहां पर पचरंगा, ये संपूर्ण पद है। यहां पर 5 जोड़ रंगा, 5 पहला पद, रंगा दूसरा पद, और इन दोनों से मिलकर बनाए संपूर्ण पद। 5 रंगों का समूह पचरंगा। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह पंचवटी। षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह। 6 जोड़ ऋतु, डे में बदल गया तो 6 ऋतुओं का समूह है। सप्ताह, 7 का समूह, 7 दिनों का समूह। सप्त अहन का समूह, अहन मानी दिन, सप्त मानी 7, सप्त अहन का समूह सप्ताह। सतरंगी, 7 रंगों का समूह। चतुर्वेदी, 4 वेदों का समूह। दशानन, 10 आननों का समूह। पंसेरी, 5 शेरी। द्विगु, 2 गायों का समूह या 2 गाय। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो द्विगु समास बहुत आसान है। पहला पद हमेशा संख्यावाची, इसी से पकड़ में आ जाएगा। और संपूर्ण पद, पहला पद हमेशा संख्यावाची, इसी से पकड़ में आ जाएगा। और संपूर्ण पद किसी समूह का बोध कराता है। यानी पूरे पद को जब हम पढ़ते हैं, जैसे 10 अवधि, 10 अवधियों का समूह, तो एक समूह का बोध कराया। शतक, 100 का समूह। अठन्नी, 8 अन्नों का समूह। चवन्नी, 4 अन्नों का समूह। शताब्दी, 7 अब्दों का समूह, अब्द मानी वर्ष। ये त्रिफला, 3 फलों का मेल या 3 फल। चौकड़ी, 4 कड़ी या 4 कड़ियों का समूह। चौपड़, 4 पड़। पंचपात्र, 5 पात्र या 5 पात्रों का समूह। दुवन्नी, 2 अन्नों का समूह, 2 अन्नों का समूह। दुब्बे, बे मानी वेद, दो मानी 2, 2 वेदों का समूह, 2 वेदों का समूह। सतसई, ये इसका प्रमुख उदाहरण है। सतसई, 700 दोहों का समूह। दशानन, 10 आननों का समूह। सतसई, दशानन। अब देखो द्विगु समास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ये जो बार बार बता चुका हूं मैं, पहला पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद किसी समूह का बोध कराता है। दूसरा पद, इसमें दूसरा पद भी प्रधान, दूसरा पद हमेशा प्रधान होता है। अब इसके अन्य उदाहरण जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। चौबारा, 4 द्वारों वाला। तिबारा, 3 बारों वाला। इस तरह से ये इसके अन्य उदाहरण हैं। अब इसकी अगली महत्वपूर्ण बात, कभी कभी पहला पद संख्यावाची होता है तो भी द्विगु समास नहीं होता। ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति जब होती है, कौन सी, यानी कौन सी संख्याओं में द्विगु समास नहीं होता? जब 1 से 10 तक संख्याएं व 10 से भाज्य अन्य संख्याओं में 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर या 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 10 तक संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 1 से 10 तक संख्याएं और 10 से भाज्य वे संख्याएं जिनमें 10 का भाग जाता हो। 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी में द्वंद्व समास होता है। बाकी में द्वंद्व समास होता है। कहने का मतलब, द्विगु समास में पहला पद हमेशा या तो 1 से 9 तक संख्याओं में से होगा या संपूर्ण पद में 10 का भाग जाएगा तो ही द्विगु समास होगा। अन्य स्थिति में
बाकी संख्याओं में द्वंद्व समास माना जाएगा। यानी ये तो क्लियर हो ही गया, पहला पद यदि संख्यावाची तो या तो द्विगु समास या द्वंद्व समास। द्विगु समास कब होगा? जब पहली संख्या 1 से 9 तक हो या संपूर्ण पद में 10 का भाग जाए तो द्विगु होगा, अन्यथा कौन सा होगा? द्वंद्व होगा।